हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस साइंस और यूपी स्पेशल के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेबल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस साइंस व यूपी स्पेशल के टॉपिक से आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो पूरे 100 क्वेश्चन में से मिनिमम 50 से 55 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस आएगा यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यूपी स्पेशल, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिला सकता है। ओनली 100 रुपीज दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के टॉपिक से। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। पॉलिटी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक रहेगा। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों मिनिमम यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे के एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। आप सबसे पहले दोस्तों आप लोग इन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा यानी कि लास्ट दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ से हर आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। आगे बढ़िएगा।
अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ध्यान देंगे, होता क्या है दोस्तों, कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रावधान दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चंस के टेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दे दिए जाते हैं और ऑप्शन में दोस्तों कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर टेंड से, हर फॉर्मेट से आप लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अनुच्छेद 16 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 17 आपका सुपर रहता ही है, इसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। बात की जाए अनुच्छेद 18 की, तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान है। और अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 की बात की जाए, तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 24 की बात की जाए, तो इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हर आर्टिकल दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से सुपर रहेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, लेकिन आपका जो दोस्तों पूरा पाठ्यक्रम है, जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने, उसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखें, या हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने, पूरी तरह से क्लियर करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दिशाहीन तैयारी आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ये जो आपका पेट का एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों, आप लोग जानते हैं 3 साल के लिए पूरी तरह से वैलिड रहेगा। और इसके बीच में दोस्तों बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज इसमें रन करेंगी। आगे बढ़िएगा। लास्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पॉइंट है दोस्तों हमारा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21, जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हमारे राइट्स हैं, या अधिकार हैं, या अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, या प्रावधान है दोस्तों, जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते या खत्म नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है, ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। भारतीय संविधान के जितने महत्वपूर्ण दोस्तों संशोधन हुए हैं, इसके साथ दोस्तों यहाँ पे पंथ निरपेक्ष वहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड भी बात हुई है। यानी कि जो सीट आपके सामने लगाई गई, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन एवं संबंधित प्रावधान। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। आगे बढ़ेंगे। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो आप पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। आगे बढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। अगला पॉइंट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण से मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए। हर फैक्ट हर कंटेंट दोस्तों आप अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया दोस्तों कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीजें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़िएगा। अब भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हुए हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन एवं संबंधित प्रावधान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों, पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया था, तो इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। 21वां संशोधन की बात की जाए जो कि 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 24वां संशोधन देखिए जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। ऑलरेडी आप लोग 42वां कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखिए जो कि 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। 56वां संशोधन देखिए जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 61वां संशोधन देखिए जो कि 1989 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ध्यान रखेंगे। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। मिनिमम दोस्तों आप लोगों को इसमें 75 से 80 क्वेश्चन करेक्ट करने ही होंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 65वां संशोधन देखिए जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन देखिए जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। नेक्स्ट 73वां संशोधन देखिए जो कि 1992 में किया गया। इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे लागू किया गया, ध्यान रखेंगे। और यह भी साथ में ध्यान रखिए दोस्तों, हम आपको बार बार जोर दे रहे हैं कि 42वां कब हुआ था 1976 में, 44वां कब हुआ था 1978 में, 73वां कब हुआ 1992 में, 86वां कब हुआ 2002 में। ये आपके सुपर कंटेंट रहेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं रिवीजन पे आप लोगों को पूरा फोकस करवाता रहता हूँ। रिवीजन आपको जरूर करने, बगैर रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 86वां संशोधन देखिए जो कि 2002 में किया गया। तो इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 91वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 2003 में किया गया। तो इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये सारी चीजें दोस्तों कॉन्सेप्चुअल भी पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। 52वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में ही हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 101वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 2016 में हुआ। पॉइंट है, संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। तो जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 102वां संशोधन देखिए जो कि 2018 में हुआ। बिल्कुल दोस्तों हम लोग इसमें अपडेटेड चीजें भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पॉइंट है, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को किसी
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC/BC की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार भी दिया। आगे बढ़ेंगे। 103वां संशोधन देखिए जो कि 2019 में हुआ। यह भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है, आप लोग जानते होंगे। अगला देखिएगा 104वां संशोधन दोस्तों जो कि 2019 में ही हुआ। यह संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी SC और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही इस संशोधन ने लोकसभा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। 105वां संशोधन देखिए जो कि 2021 में हुआ। पॉइंट है, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC/BC की पहचान करने और उन्हें नामित करने की शक्ति राज्य को वापस देना है। और लास्ट है 106वां संशोधन जो कि 2023 में हुआ। यह कानून जिसे दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा हो गया दोस्तों, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी राज्य दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनसे रिलेटेड जो प्रावधान किए गए हैं, आपका सुपर टॉपिक रहेगा दोस्तों। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता या आप कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किया गया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों हमारा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। आगे बढ़िएगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता या आप कह सकते हैं UCC का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39D में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत के राष्ट्रपति का पद संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 53 में है। और राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात की जाए तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 66 में है। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति द्वारा जो से क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 74 में है। नेक्स्ट, भारत का महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। हालांकि दोस्तों हम आपको करंट में पूरी तरह से आपको अपडेट करवा चुके हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। आगे बढ़िएगा। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। इसमें राज्यसभा का गठन आपका अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का गठन दोस्तों अनुच्छेद 81 में है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कि बजट के नाम से जाना जाता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 123 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं दोस्तों, उनको पूरी तरह से वहीं पे क्रम से कंप्लीट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। और बात की जाए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के कर्तव्य का प्रावधान दोस्तों, ये अनुच्छेद 149 में। ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्य का महाधिवक्ता संबंधित प्रावधान 165 में है। और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों, ये अनुच्छेद 213 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। यही कारण दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से आपका कोई भी टॉपिक दोस्तों कंप्लीट नहीं हो सकता, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 217 में है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में है। पंचायती राज की परिभाषा संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 में है। वित्त आयोग का प्रावधान 280 में किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान 356 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 343 में है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों, इसका प्रावधान अब अनुच्छेद 300A में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति और राज्यपालों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में है। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 364 में है। और लास्ट है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया संबंधित प्रावधान, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक दोस्तों यहाँ पे आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश हैं, उनके संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी, ये भी पूरी तरह से मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश, संस्थापक एवं उनकी राजधानी। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक तरफ दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगिरह थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, तो इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़िएगा। गुलाम वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश की स्थापना दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने की थी, इनकी राजधानी विजयनगर थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है आपका लोधी वंश, जिनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। हर फैक्ट आप क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा राष्ट्रकूट वंश, जिनकी स्थापना दंत दुर्ग के द्वारा की गई थी, इनकी राजधानी मानेखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, इनकी राजधानी बादामी या वापी थी। मुगल वंश की बात की जाए, इसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी।
खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहादुर लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। अगला है वर्धन वंश, जिनकी स्थापना पुष्य भूति के द्वारा की गई थी, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश की स्थापना दोस्तों शिमुख के द्वारा हुई थी, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितने भी दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण मंदिर एवं इमारतें आपके एग्जाम में डाकले क्वेश्चंस बनेंगे कि ये कहाँ पे स्थित हैं, तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दोस्तों आप लोगों को इसको कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मंदिर एवं इमारतें तथा संबंधित स्थल। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ भारत के महत्वपूर्ण मंदिर एवं इमारतों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं जहाँ पे ये स्थित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों अजंता एवं एलोरा गुफा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन जरूर ध्यान रखने हैं, ज्यादातर आपके ऑप्शन में यही दिया जाता है, तो औरंगाबाद यहाँ पे जरूर ध्यान रखेंगे। बात की जाए शांति निकेतन, तो ये बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब यहाँ पे बीरभूम जरूर ध्यान रखें। एलिफेंटा गुफा दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप दोस्तों रायसेन मध्य प्रदेश में है। अब रायसेन जरूर ध्यान रखने हैं। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा में है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये कोणार्क ओडिशा में स्थित है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर दोस्तों ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अच्छे से आप लोगों को क्लियर करके चलने, रिवीजन जरूर करने हैं, बगैर रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। अगला दोस्तों सोमनाथ मंदिर, जो कि गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर दोस्तों एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। और महाबलेश्वर मंदिर दोस्तों ये सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर दोस्तों रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मोशनुपण, जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पे मदुरई शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे, आपके ऑप्शन में यही दिया जाता है। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, तो ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर दोस्तों चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों पुरी ओडिशा में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। लास्ट दोस्तों खजुराहो मंदिर, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग क्लियर करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अब ज्योग्राफी के टॉपिक की ओर। ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितने भी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां कहाँ पे स्थित है, आपके एग्जाम में दोस्तों डाकले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख घास भूमियां एवं उनके स्थल। चलिए इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों विश्व की प्रमुख घास भूमियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश या क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास भूमि से। तो एक तरफ उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र या देश के नाम दिए गए हैं जहाँ पे स्थित है यानी कि पाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों कैंपोस नामक घास भूमि की, तो ये ब्राजील में पाई जाती है। लानोस नामक घास भूमि दोस्तों ये वेनेजुएला में पाई जाती है। सवाना नामक घास भूमि उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। पार्कलैंड नामक घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और पटाना नामक घास भूमि दोस्तों ये श्रीलंका में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों कूट के माध्यम से भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब देखेंगे दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि की कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। बात की जाए इसमें प्रेरी नामक घास भूमि, तो ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। पंपास नामक घास भूमि दोस्तों अर्जेंटीना में पाई जाती है।
स्टेपी नामक घास भूमि दोस्तों यूरेशिया में पाई जाती है। बेल्ट्स नामक घास भूमि दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। और लास्ट है दोस्तों डाउन्स नामक घास भूमि, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इस टॉपिक को आपको यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की ओर। ज्योग्राफी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। ज्योग्राफी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? विश्व की जितनी भी दोस्तों जनजातियां कहाँ पे स्थित है? आपके एग्जाम में कंटेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, विश्व की प्रमुख जनजातियां एवं निवास क्षेत्र। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, अब एक तरफ दोस्तों इसमें विश्व के प्रमुख जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके निवास क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों एस्किमो नामक जनजाति से, तो ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करती है। किर्गिज नामक जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी नामक जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। जुलू नामक दोस्तों जनजाति है नेटाल प्रांत दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग नामक जनजाति की बात की जाए मलेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। बुशमैन नामक जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। यूकाधीर नामक जनजाति दोस्तों ये साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों रेड इंडियन, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। पिग्मीज नामक जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्रों में निवास करती है। बोरो नामक जनजाति ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की ओर। ज्योग्राफी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। ज्योग्राफी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? जितने भी दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पार्क हैं या राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि ये कहाँ पे स्थित है। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। इस टॉपिक को भी आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारत के राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों इसमें भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित स्थान के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जोरहाट असम में स्थित है। अब यहाँ पे जोरहाट आप जरूर ध्यान रखेंगे। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बारपेटा असम में है, इसीलिए दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन किया गया है। आपके ऑप्शन में यही दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क ये हजारीबाग झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क पलामू झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये बादीपुर कर्नाटक में स्थित है। बादीपुर ही ऑप्शन में ज्यादा दिया आता है। केवला देव पश्चिम बिहार ये दोस्तों भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपको भरतपुर जरूर ध्यान रखने हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इस पर दोस्तों पूरी तरह से आपको जोर दे रहे हैं। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये अलवर राजस्थान में स्थित है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों इडुक्की केरल में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, नंदा देवी पशु विहार जो कि चमोली उत्तराखंड में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर बिहार में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है और यहीं पर हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। और भी दोस्तों टॉपिक्स या क्वेश्चंस लाते हैं तो आपका वीडियो लंबा खींचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।